हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लुसेंट जीके में। आज का टॉपिक है चौथा पार्ट। इतिहास के चौथा पार्ट चल रहा है मौर्य काल, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। इसमें कुल 93 प्रश्न शामिल है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएस, ईटीसी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चौथा पार्ट, मौर्य काल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हमारी सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हमारे इस चैनल का नाम है सूर्या लुसेंट जीके। लाइक करें एंड शेयर करें। जिस प्रकार से हम लाइक कर रहे हैं, पहले आप लाइक वाले बटन को दबाएं, पास में एक सब्सक्राइब वाला बटन बन के आएगा, उसे क्लिक करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, पास में एक बेल वाला आइकन बन के आएगा, उससे बेल वाले आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। चौथा पार्ट है मौर्य काल। मौर्य काल का पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी होगा विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह कौन सा राजा था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी राज सिंहासन के लिए? अशोक। ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। अशोक ने अपने बड़े भाई को, सुसीम नाम का था उसका बड़ा भाई, उसकी हत्या कर दिया था और राजपाट सब ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जो सम्राट अशोक था उसकी कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुवाकी उसकी जो पत्नी थी उसको प्रभावित किया था अशोक को। ऑप्शन नंबर डी होगा कारुबाकी। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? उसने अर्धमगधी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा अर्धमगधी। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो सम्राट बिंदुसार था अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अपने लड़के अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी होगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7वां है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था? अशोक का नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? मौर्य है कि गुप्त है कि कुषाण है कि कण्व है? सबसे प्राचीन मौर्य वंश है। ऑप्शन नंबर ए होगा मौर्य। अगला प्रश्न है 9वां, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? जो कौटिल्य है वह किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और यही कौटिल्य था जिसने अपना कूटनीति का प्रयोग करके घनानंद को पराजित करवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी करवाया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 10वां, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जो अशोक नाम था, जो अशोक सम्राट था, उसने जब कलिंगा का युद्ध विजय किया था तो उसके बाद कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध। प्रश्न संख्या 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में
किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त को उसके शासन के विस्तार में किसने मदद किया था? चाणक्य ने मदद किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा चाणक्य। यह प्रश्न आरआरबी मुंबई 2003 में आया है, तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है 12। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध। बौद्ध कला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध। प्रश्न संख्या 13 है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 14। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 15। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण नाम था। ऑप्शन नंबर ए होगा पर्ण। जैसे भारत देश में रुपया चलता है, उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में चाहे मौर्य के काल में पर्ण मुद्रा नाम विख्यात था। ऑप्शन नंबर ए होगा पर्ण। प्रश्न संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु हर्यक वंश का है। ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा अजातशत्रु। और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और बिंदुसार ये सारे मौर्य वंश के शासक थे, लेकिन अजातशत्रु हर्यक वंश का था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। ऑप्शन नंबर ए होगा कुणाल। अगला प्रश्न 18। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त है। ऑप्शन नंबर बी होगा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। ऑप्शन नंबर बी होगा विशाखदत्त। प्रश्न संख्या 19 है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में जानकारी मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। प्रश्न संख्या 20 है। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? जो मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने जीता था पहली बार? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। ऑप्शन नंबर डी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 21 है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। अगला प्रश्न है 22। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऐसा कौन सा शहर है जहां अशोक का शिलालेख नहीं है? गिरनार में है, कंधार में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है, टोपरा में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र में अशोक के कोई शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी होगा पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 23 है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य था, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में था। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 24 है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद को पराजित चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा मौर्य।
प्रश्न संख्या 25 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी होगा तक्षशिला, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश में हुआ था और कुमार गुप्त ने किया था। तो 25 का हो जाएगा सी नंबर तक्षशिला। प्रश्न संख्या 26 है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, ऑप्शन नंबर डी होगा इंडिका। अगला प्रश्न है 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा है? विशाखदत्त है। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 28 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? इंडिका में उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी इंडिका। और इंडिका का रचनाकार कौन था? मेगास्थनीज, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इंडिका। प्रश्न संख्या 29 है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक का शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा प्राकृतिक भाषा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य राजा कौन था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यह प्रश्न बीपीएससी 2004 में आया है, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न है 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 श्रेणियों में बांटा था, ऑप्शन नंबर डी होगा 7। अगला प्रश्न है 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जो कौटिल्य था जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी उसमें किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया, ऑप्शन नंबर बी होगा राजनीतिक नीतियां। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न बीपीएससी 2002 में आया है और एसएससी सीजीएल 2015 के एग्जाम में आया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न है वो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? जो अशोक का जो साम्राज्य था उसमें किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार भी था, श्रीलंका नहीं था, कलिंग भी था। कलिंग को उसने जीत लिया था, बिहार में भी उसका साम्राज्य था, अफगानिस्तान में था, लेकिन श्रीलंका में नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीलंका। श्रीलंका शामिल नहीं था उसके साम्राज्य में, इसलिए 33 का सी नंबर होगा श्रीलंका। प्रश्न संख्या 34 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? जो पाटलिपुत्र है उसको कौन सा सम्राट था जिसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बताइए इसका जवाब। इसका जवाब ए होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो चंद्रगुप्त का जो महल था पाटलिपुत्र में वो किस चीज से बना था? ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, कि लकड़ी का बना था, कि मिट्टी का बना था? लकड़ी का बना था, ऑप्शन नंबर सी होगा लकड़ी का। अगला प्रश्न है 36, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा आजीविकों ने। अगला प्रश्न है 37, किस अभिलेख में वह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न संख्या 38 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है? भापरू स्तंभ में बताया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा भारभू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी भारभू स्तंभ। प्रश्न संख्या 39 में मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कई शासकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका उपनाम दिया गया है। किसका कौन सा उपनाम था यह बताना है। तो ए है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था? सेंड्रोकोटस था, इसलिए ए का हो जाएगा दूसरा नंबर सेंड्रोकोटस। अब बी है बिंदुसार। बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था, तो बी का हो जाएगा तीसरा नंबर अमित्रघात। सी है अशोक। अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था, तो सी का हो जाएगा पहला नंबर प्रियदर्शी। डी है चाणक्य। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त था, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर विष्णुगुप्त। चाणक्य हो जाएगा विष्णुगुप्त, डी का हो जाएगा चौथा नंबर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2003 में आया है। यह काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। सबसे प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है 41, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कौन सा शिलालेख स्थित है? कालसी में स्थित है। उत्तरांचल के कालसी में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा कालसी में। अगला प्रश्न है 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। अगला प्रश्न है 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अशोक का शिलालेख है उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर डी होगा जेम्स प्रिंसेप। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी तीनों परीक्षा में आ चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 44 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? जो अशोक का जो कलिंग युद्ध था उसका विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख नंबर 13 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा शिलालेख 13। अगला प्रश्न है 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए इसका सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का जो बीच युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस की पराजय कब हुई थी? 305 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा ऐसा शासक था जो जनता के संपर्क में रहता था? अशोक जनता के संपर्क में रहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा अशोक। प्रश्न संख्या 48 है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य सिंहासन की सीमा बढ़ाई। बी है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। सी है भारी
रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 49। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? जो अशोक का जो अभिलेख है वो किस भाषा में है और किस लिपि में है? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा ग्रंथ में? मादरा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 50 का होगा सी नंबर मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है 51। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किस किस चीज का विकास किया था? संस्कृति का विकास किया था, कला और साहित्य का। ऑप्शन नंबर पहला सही है। सोने के सिक्कों का विकास नहीं किया था। तीसरा है प्रांतीय विभाजन, किया था उसने प्रांतीय विभाजन। चौथा है हिंदू कुश तक साम्राज्य, उसने हिंदू कुश साम्राज्य तक भी कर लिया था। ऑप्शन नंबर चौथा भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है और दूसरा गलती है। इसमें सोने के सिक्के का विकास नहीं किया था, तो इसलिए डी होगा। केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है। दो कथन दिया गया है, कथन ए और आर दिया गया है। कथन ए है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और कथन आर है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 53 है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, कौन सा शामिल है? दूसरा शामिल है और 13वां शामिल है। ऑप्शन नंबर सी होगा दूसरा एवं 13वां। प्रश्न संख्या 54 है। 54 में दो कथन दिया गया, कथन ए और कथन आर। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और कथन आर है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 55। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा मास्की। प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए होगा अशोक। प्रश्न संख्या 58 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में प्रांत दिया गया है, सूची 2 में उसकी राजधानी से मिलान करना है। तो ए है उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है, तो ए का हो जाएगा पहला नंबर तक्षशिला। बी में दिया गया है दक्षिणापथ, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, तो बी का हो जाएगा दूसरा नंबर सुवर्णगिरी। सी है अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है, तो सी का हो जाएगा तीसरा नंबर उज्जैनी। डी में प्राची दिया गया है जिसे पूर्वी प्रदेश कहते हैं, तो डी का हो जाएगा चौथा नंबर पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 59 है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए
आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? और शास्त्र ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए होगा अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 60 है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऑप्शन नंबर सी होगा उपगुप्त। अगला प्रश्न है 61, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। ऑप्शन नंबर ए होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है 62, मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता था? मौर्य काल के समय में एग्रोनोमई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी होगा सड़क निर्माण अधिकारी। अगला प्रश्न है 63, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा गुड पुरुष। प्रश्न संख्या 64 है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किसने? 30 श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी। तो 64 का हो जाएगा सी नंबर 30। अगला प्रश्न है 65, किन जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वत जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न है 66, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ऑप्शन नंबर बी होगा आषाढ़, जिसे जुलाई कहते हैं। जुलाई महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? जो दक्षिण भारतीय जातीय हैं जैसे चोल, पल्लव, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र या विष्णुकुंड, किसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल का किया गया है, पल्लव का नहीं किया गया है, पांड्य का किया गया है, सतीय पुत्र का किया गया है, केरल पुत्र का किया गया है, विष्णुकुंड का नहीं किया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पहला चोल, तीसरा पांड्य, चौथा सतीय पुत्र और पांचवा केरल पुत्र का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 68 है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में कौन सा स्रोत से जानकारी मिलती है? आहत मुद्रा से मिलती है कि शिलालेख से मिलता है कि यूनानी लेख से मिलता है कि बौद्ध साहित्य से? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा शिलालेख से अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा शिलालेख। अगला प्रश्न है 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? कौन सी लिपि हुई थी? ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी अशोक के काल में। ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न है 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। तो बताइए निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का शिलालेख किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया कि चीन में पाया गया कि बर्मा में पाया गया है कि नेपाल में? ऑप्शन नंबर ए होगा अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या 71 है, अत्यंत पॉलिश किए गए 81 अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तछड़ित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? ऑप्शन नंबर ए होगा मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया। अगला प्रश्न है 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति है? यह मेगास्थनीज की उक्ति है। ऑप्शन नंबर डी होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है 73 है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने किया था? बिंदुसार मौर्य सम्राट ने विदेशी राजा सीरिया और एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी होगा 13वां बृहद शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा 13वां बृहद शिलालेख। संख्या 75 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का था। ऑप्शन नंबर ए होगा उज्जैन। जब बिंदुसार उनकी पिता की जब मृत्यु हुई थी तो अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर ए होगा उज्जैन। अगला प्रश्न है 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस अभिलेख में घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ऑप्शन नंबर ए होगा पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर होगा कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न है 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःसाल में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? किस शिलालेख में कहा है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर। छठे शिलालेख में कहा है उन्होंने कि मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठवें शिलालेख में कहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा छठवें शिलालेख। अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? कौन सा बताता है? ऑप्शन नंबर ए होगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 80 है, विशिष्ट है। विशिष्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा बेगारी है। विशिष्ट बेगारी है। ऑप्शन नंबर बी बेगारी। अगला प्रश्न है 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न है 82, निम्नलिखित में मौर्य काला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है कि स्तूप है कि गुफा निर्माण है कि चैत्य है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना ए नंबर होगा स्तंभ है। मौर्य काल में सबसे अच्छा नमूना स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए होगा स्तंभ। प्रश्न संख्या 83 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए होगा महास्थान जो बांग्लादेश में पड़ता है।
सोहगोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा महास्थान और सोहगोरा। अगला प्रश्न है 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों पुत्रों को अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ए और बी दोनों, महेंद्र और बी है संघमित्रा। अगला प्रश्न है 85। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाज गड्डी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 86। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा सर ए कुन्ना या कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ए सही है। सर ए कुन्ना एवं कंधार से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 87 है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिधरणों में विभाजित है? कितने अभिधरणों में विभाजित है? 15 अभिधरणों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी है, डी होगा 15। अगला प्रश्न है 88। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, क्या शामिल था? ए ऑप्शन नंबर ए होगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष शामिल था। ऑप्शन नंबर ए होगा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न है 89। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। ऑप्शन नंबर ए होगा मिस्र। अगला प्रश्न है 90। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस और डीमेकस भारत आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। बी बिंदुसार। अगला प्रश्न है 91। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किस अभिलेख में हुआ है बताना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर होगा गुर्जारा में अशोक का नामोल्लेखन हुआ है। अगला प्रश्न है 92। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किसमें शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी नंबर महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है। ऑप्शन नंबर डी महावंश। अगला प्रश्न है 93। बताना है निम्नलिखित में से किस उभार द्वार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणनयो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? किसमें उल्लेखित है? किस उभारदार मूर्ति शिल्प में है? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कंगनहली। ऑप्शन नंबर ए होगा कंगनहली उभार द्वार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ राजा अशोक शिलालेख है, अर्थात रणयो अशोक। ऑप्शन नंबर ए होगा कंगनहली। और यहाँ पे मौर्य काल का सारा प्रश्न 93 को प्रश्न था समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी विद्यार्थियों के पास शेयर करें जिससे कि मेरा वीडियो उनके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।